जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 28 फरवरी की एनालिसिस के अभी तक प्राप्त सभी क्वेश्चन को लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। दोस्तों आइए देखते हैं स्पेशल तरीके से। मुझे उम्मीद है जिनका पेपर हो चुका है वो लोग टाइपिंग की तैयारी में लग चुके होंगे दोस्तों, और जिनका पेपर बाकी है वो लोग लगातार एनालिसिस वीडियो के साथ साथ अपना रिवीजन तेज कर दिए होंगे। निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी दोस्तों। जो लोग बहका रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं पेपर बहुत टफ है, आप बहुत से लोग पेपर डर कर छोड़ रहे हैं, ऐसा काम हमें नहीं करना है। लगातार मेरे द्वारा चलाई जाने वाली एनालिसिस वीडियो से प्रश्न आ रहे हैं, 6-6, 7-7, 8-8 प्रश्न आ रहे हैं। बच्चे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, लगातार लोग बता रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं और आपको भी लाभ मिलेगा। यह एनालिसिस के माध्यम से आपको पूरा स्टैटिक जीके कवर कराने की कोशिश मैं आज करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को सबसे पहले दोस्तों एक लाइक कर दीजिए अगर तुरंत देखते ही, और उसके बाद इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में। तमाम जगह थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि आज की क्लास और वीडियो में क्या है खास। 28 फरवरी के अभी तक प्राप्त सभी मेमोरी बेस्ड प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है एनालिसिस, जो हर बार हेलो शिक्षा अलग तरीके से करता है, वह करूंगा। 27 फरवरी के जो छूटे हुए प्रश्न थे दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं सर जो है ये नई प्रश्न आया। मैं सारे प्रश्नों को नहीं ला पाऊंगा या कोई भी नहीं ला पाएगा दोस्तों। जो मेमोरी बेस्ड आप ही लोग बताते हैं वही प्रश्नों के आधार पर मैं जो है जीएस या स्टैटिक जीके की क्लास लाने की कोशिश ये कर रहा हूं। यह केवल एनालिसिस मत मानिए, यह स्टैटिक जीके की एक रिच कंटेंट क्लास है आपके लिए। उसके बाद 27 फरवरी को जो भी क्वेश्चन हमने कराया था उसका क्विक रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपको भूले ना। टीसीएस का नया पैटर्न क्या है, कैसे रिवाइज करें, उस पर भी कुछ बात कर लेंगे। आज के प्रश्नों को देखते हुए जीके जीएस हिंदी रीजनिंग मैथ में किन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना, उस पर भी कुछ चर्चा कर लेंगे। जैसा कि मैं रोज जो भी टॉपिक्स आते हैं वो आपके बीच में रखता हूं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बिना देर किए कम समय में आज कवर करवाऊंगा आपको। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, आपको टोटल डेटा एग्जैक्ट जो है पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। भारत नेपाल मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक देखिए यहाँ हो गई है। किस वर्ष हुई थी? अब यहाँ पर भारत इन विच ईयर वाज द इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड। अब यहाँ पर समझिए किस वर्ष हुई थी। तो अब देखिए पूरा जितनी भी ट्रीटी है, भारत नेपाल की संधि, भारत भूटान की संधि और पाक जल संधि जो श्रीलंका की जो है आपको दिखती है मैप पर, और भारत और पाकिस्तान की संधि टोटल क्लियर करा दूंगा दोस्तों। अब वीडियो के साथ बने रहिए। जो है भारत और नेपाल के बीच 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में हस्ताक्षर की गई। काठमांडू कहाँ है दोस्तों? तो नेपाल की कैपिटल है, जैसा कि आप जानते हैं। सार्क का मुख्यालय, ये भी आप जानते रहिए। इसके अनुसार दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे के नागरिकों के लिए हमेशा खुली रहेगी। जैसा कि आप नेपाल में बिना पासपोर्ट के आ जा और घूम सकते हैं। भारत में वैसे भी 90% जो है चाउमीन और मंचूरियन राइस भूजने वाले सब नेपाल के ही हैं। खैर, एक दूसरे देशों को बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति है। भारत नेपाल मैत्री ट्रेन सेवा भी अभी शुरू हुई है। करंट पर देखिए, भारत नेपाल मैत्री ट्रेन सेवा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ संयुक्त रूप से वर्चुअल तरीके से किया है। फिर ये तो रहा नेपाल की बातें। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं। आप ये जान लीजिए कि काठमांडू में जो है हस्ताक्षर इसका हुआ था। हालांकि जो प्रश्न पूछ चुका है, मेरा ये मानना है कि वहां से प्रश्न कम पूछता है, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ रहे हैं तो इसको जान लीजिए। उसके बाद ये भी जान लीजिए कि बिना पासपोर्ट और वीजा के यहाँ आने जाने की अनुमति है, ये भी समझ लीजिए, काम करने की अनुमति है। और भारत नेपाल मैत्री ट्रेन भी चलती है, जिसका जो है शेर बहादुर देउवा और पीएम मोदी के साथ जो है एक जो है वर्चुअल तरीके से दिल्ली में इनागुरेशन हुआ है। अब मेन समझिए, भारत भूटान का प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इस सेक्शन में टीसीएस जो है अपने जो है कार्यक्रम को चला रहा है। अब भारत भूटान जो है 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में संधि होती है। इस संधि के मुताबिक रक्षा और विदेश मामलों के संबंध में भारत भूटान पर आश्रित होगा। मतलब कहने का मतलब कि अब ये देखिए, यहाँ तो नेपाल का लोकेशन था, मैप लगाया हूं दोस्तों, मैप पर समझते हैं। यह वाला लोकेशन ध्यान दीजिए, यह लोकेशन यूपी के बगल में, जो यूपी बिहार और जो है उत्तराखंड से सटा हुआ एरिया है आपका, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता हुआ, यहाँ पर जो है यह एरिया जो है आपका नेपाल से संबंधित है। अब नेपाल के बाद बगल में ही आपको यहाँ पर एक देश भूटान दिख रहा होगा, छोटा सा। भूटान के साथ भी हमारी संधि हुई है कि भूटान जो है रक्षा और विदेश मामलों के संबंध में भारत पर आश्रित रहेगा। ऐसी संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुई है। अगला पाक जल संधि। पाक स्ट्रेट क्या है? अब जल संधि का मतलब यह कोई साइन संधि नहीं है, लेकिन यह जो है तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। जाफना, ये वाला एरिया जो आप देखते हैं, एक पतली लाइन जहां से श्रीलंका जो है थोड़ा समुद्र छिछला है दोस्तों, तो इसी को जो है स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं।
तो भारत और श्रीलंका के बीच की एक तरह से लिंकेज कह लीजिए जो है, राम सेतु वगैरह जहाँ पे है, ये वही लोकेशन है, मैप से समझिए। अब आइए जो है भारत पाक संधि क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी संधि हुई है, हाँ बिल्कुल, और यह इसको बखूबी निभाता भी है, क्यों अभी मैं बताऊंगा आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में पीएम जवाहरलाल नेहरू, चूंकि पीएम उस समय थे, में जो है पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान जो है, दोनों लोग इस पर साइन करते हैं। और विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक इस पर जो है हस्ताक्षर जो है अध्यक्षता सॉरी जो मध्यस्थता करके इस पर जो है हस्ताक्षर करवाता है। अब आप समझिए कि यह संधि क्यों हुई है। जो सिंधु जल समझौता दोस्तों, जो सिंधु नदी जो इधर से जल जाती है पाकिस्तान में होकर, तो इसके जो है जल के बारे में बात की गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है मैक्सिमम जो है वाटर को पाकिस्तान को दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जानते हैं कि वहाँ पे थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है, तो यहाँ से जल की उनको आपूर्ति होती है, और इस पर वह कोई जो है वो नहीं आनाकानी करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत ने पानी रोक दिया तो हमारी दशा खराब हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, बखूबी इसको नहीं भाता है। बल्कि इसी के अलावा कोई और संधि होती तो नौटंकी शुरू कर देता, क्योंकि ये उसके फायदे की बात है। खैर पाकिस्तान के बारे में क्या ही कहना, पाकिस्तान की तो दशा ही यही है। आगे चलिए, मैप को देखकर समझिए, पूरे जो है राज्यों का लोकेशन आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और इधर अगर पूछे, अब सीमावर्ती देश जो हैं, जो हमारे जो कह लीजिए कि पड़ोसी देश हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तो श्रीलंका यहाँ पे जो है लक्षद्वीप वगैरह ध्यान दीजिए। उसके बाद मालदीव यहाँ पर पूछा हुआ था, आज नेपाल पूछ दिया, मैं रोज आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर जो है चाइना जो है तिब्बत वाला एरिया है, और उस मतलब सार्क देश लगभग आप याद कर लीजिए, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी देश इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की सीमा आपको यहाँ पे लगती है जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से, पूर्वोत्तर राज्यों से। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ यहाँ पर बनती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ और न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ पूछ चुका है, तो यह भी प्रश्न आप जरा सा ध्यान रखेंगे। अब सीमा जब पूछ चुका सर्वाधिक और न्यूनतम, तो अब पड़ोसी देश जो है, रोज एक पड़ोसी देश का प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैंने आज ये मैप लगाया है। टोटल आप जो है रिवाइज करके जाइए दोस्तों। मैं देना तो बहुत सारे कंटेंट चाहता हूं, लेकिन इस एक ही वीडियो में संभव नहीं है, और इतना आपके पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तो आप रिवाइज करके जाइएगा। यहां से स्टैटिक का 1 नंबर आपको ये जरूर दिलाएगा। आइए अगला प्रश्न भी मैप बेस्ड है, बहुत बेहतरीन। आज जो है एकदम दोस्तों बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जो है फिजिकल जियोग्राफी से लेकर के कह लीजिए कि मैप जियोग्राफी या राजनीतिक प्राकृतिक मैप से खूब प्रश्न उठा था। भारत की भौगोलिक विभाजन जो है, भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? इंडिया हैज बीन डिवाइडेड जियोग्राफिकली इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? आइए देखते हैं कितने भागों में किया गया है। भौगोलिक विभाजन की अगर बात करें तो अब ये होता क्या, पहले जानिए। कोई भी बड़ा क्षेत्र जिसकी अलग भौगोलिक विशेषताएं हों तथा जैसा वहां पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान आदि की स्थितियों के आधार पर उसे अलग तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे वहां के जो पर्वत, पठार, मैदान, नदी वगैरह जो वो एरिया है एक तरह से, उसकी कुछ सिमिलैरिटीज हों, उस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है। आइए समझते हैं। तो 5 भौगोलिक जो है प्रदेशों में भारत को डिवाइड किया गया है। उत्तरी हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, एक बार सुन लीजिए, मैं मैप पे भी आपको लाके पूरा याद करवा दूंगा, टेंशन न लीजिए। क्यों, किसका नाम रखा गया? टोटल उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर गंगा में नदी का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी प्रदेश तथा पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश द्वीप समूह। अब समझ लीजिए, एक बार मैप पर थोड़ा सा चलते हैं और मैप पर समझ लेते हैं। एकदम सरल है दोस्तों। लाइक करिए वीडियो को, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। आपका जो है कमेंट, जो पॉजिटिव कमेंट दोस्तों करते हैं, वो हमारे लिए प्रोटीन का काम करता है, समझ लीजिए, एनर्जी मिलती है उससे तुरंत। और उसी पर अगर दोस्तों कोई निगेटिव कमेंट लोग करते हैं, ये बेकार है, ये वीडियो, तो बहुत ही डिमोटिवेशन फील होता है। लगता है कि इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार के कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। पूरे दिन लगा रहने वाला व्यक्ति आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर के आ पाता है, और उसके बीच जो है नकारात्मक कमेंट आते हैं तो बहुत गड़बड़ लगता है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया, मैंने देखा वीडियो पूरी है लगभग 1 घंटे की, और अपलोड होने के 2 मिनट बाद नहीं हुआ वो एक कमेंट आ गया कि ये तो बेकार वीडियो है, इससे ये मतलब क्या निगेटिविटी, मतलब आपने पूरा वीडियो देखा नहीं, बल्कि एक तुरंत जो है एक व्यूअर ने, बहुत ही स्टूडेंट ने जो मुझसे बहुत प्रेम करता होगा, तुरंत कमेंट डिफेंस में किया भी कि अभी तुमने पूरी वीडियो देखी कहाँ। खैर ये तो कुछ निगेटिव लोगों की स्थिति है। हम फिलहाल अपने एग्जाम पर फोकस करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश देखिए यहाँ पर है, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको ध्यान रखिए। तो उत्तर में है और पर्वत ये हिमालय वाला एरिया है, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहा जाएगा। सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको इसलिए कहा जाता है कि गंगा नदी यहाँ से निकलती है, गंगा जमुना का जो है ड्रेनेज सिस्टम है, और ब्रह्मपुत्र आपकी इधर से होकर के आती है, तो यह वाला सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। थार के मरुस्थल की बात उसी तरह से कहें तो थार का मरुस्थल आप देख रहे हैं,
यहाँ पर जो है राजस्थान वाला जो एरिया है, ये वाला राजस्थान में मरुस्थल तो यहीं पर है और पाकिस्तान से होते हुए पूरा लगता है ये। तो ये थार का मरुस्थल भारत का ये वाला एरिया स्पेशल एरिया है, डिजर्ट जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद दक्षिण का पठार की बात करें तो जो है दक्षिण का पठार नीचे दिया हुआ है। दक्षिण का पठार आपको दक्षिण भारत वाला पूरा पठारी क्षेत्र है, जो दक्कन प्लेट्यू जो है दक्कन, एक तरह से नीचे पूरी खनिज संपदा वगैरह भी काफ़ी जो है नागालैंड वगैरह का ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। बाकी इधर जो है दक्षिण का पठार यहाँ तक फैला हुआ है, दक्षिणी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर। उसी प्रकार से पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेश क्या है कि ये वाला एरिया देखिए अब ये वाला एरिया देखिए, ये वाला पश्चिमी और पूर्वी तटीय है, जो समुद्र तट है यहाँ पर, इधर आपको अरब सागर दिखता है और इधर आपको जो है बंगाल की बे ऑफ बंगाल दिखती है। तो ये वाले जो तटीय प्रदेश हैं इनको जो है पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेश कहते हैं। इधर की बात करें तो मालाबार तट जो है यहाँ पर जो है केरल की तरफ मालाबार तट, और इधर जो है कोरोमंडल तट वगैरह, इनको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर राज्य है, इनको तो आप जानते ही हैं। फिलहाल भारत के मुख्य भूमि का विभाजन था, तो इसको आप जो है मैप वाइज दोस्तों स्क्रीन को क्लियर करता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, इससे एक दो प्रश्न भी बनने की संभावना है, जान लीजिए। इसके बाद भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो आइए व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, ये भी क्लाइमेट का प्रकार क्या है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मतलब उष्ण माने थोड़ी गर्म है और कटिबंधों पर आधारित है, और मानसून जो है आता है, मतलब मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु ये है इसका प्रकार। अब समझिए होता क्या है कि मानसून का आगमन की तिथियां, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा कैसे मानसून चलता है। मानसून का समय जून की शुरुआत से लेकर सितंबर के मध्य तक 100 दिनों तक जो है, 100 से 120 दिनों, लगभग 3 महीना आप देखते होंगे बरसात का मौसम रहता है, यही मानसून का टाइमिंग है। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और यह कई दिनों तक चलती रहती है। इसे कभी कभी एक टर्म पूछता है रीजनिंग वगैरह में, या फिर कह लीजिए कि जीएस में ही जो है कथन निष्कर्ष दे करके कि मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना किसे कहते हैं। तो जो अचानक वर्षा होने लगती है, कैट्स एंड डॉग रेनिंग, हैवी वर्षा, उसी को बोलते हैं मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना। बादल फट गया है, मतलब बादल बदल नहीं, मतलब बहुत तेज बारिश होने लगती है, वही बादल फटना का है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, माने ये वाला एरिया जो है यहाँ से दोस्तों इंटर करता है मानसून, इसको ध्यान रखिए, जून के पहले वीक में। और इसके बाद अब देखिए जो ब्लू वाला जो एरिया है, इस कलर को थोड़ा सा समझिएगा, कलर कोडिंग बहुत ही जल्दी मैं आपको समझा दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 जून को जो है यहाँ पर प्रवेश, आप देख नहीं पा रहे, मैं बोल रहा हूँ सुनिए, 1 जून को यहाँ पे मानसून देखिए प्रवेश कर रहा है। इसका जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा डेट बढ़ती जाएगी, माने 5 जून तक यहाँ पहुंच चुका होगा, ये वाला यहाँ तक जो है 5 जून तक, यहाँ पर दोस्तों 10 जून हो जाएगी, 10 जून तक यहाँ पर पहुंच जाएगा, और 15 जून तक मानसून यहाँ आपके मध्य भाग के, भारत के मध्य भागों में पहुंच जाएगा। और 15 जून के बाद जब ये वाला जो डार्क वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर जो लगभग आपको कह लीजिए कि दिल्ली हरियाणा और कुछ राजस्थान वगैरह का क्षेत्र है, उधर जम्मू कश्मीर वगैरह, इस एरिया में जो है मानसून को पहुंचने में लगभग आपको 1 जुलाई आ जाएगी, 1 जुलाई आ जाएगी, इसको समझिएगा। इसके बाद 15 जुलाई तक इधर जो ग्रीन वाला कलर आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर यानी पंजाब के साइड वाला जो एरिया है, पंजाब और राजस्थान से कुछ लगा हुआ, यहाँ पर जो है 15 जुलाई तक जो है मानसून पहुंचेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त का मानसून जो है आपका इस एरिया में देखिए पहुंचता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो यह तो था दोस्तों मानसून की बात। हाँ, इसी में एक और मानसून की बात की गई है जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब रेड कलर से थोड़ा सा एक बार हम क्लियर करके और बताना चाहेंगे जो है, अब ये जो रेड कलर की लाइनें हैं, इसका निर्देश मैं शुरू में नहीं दे पाया था, रेड कलर की जो लाइनें हैं यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात है। लेकिन पूर्वी मानसून भी आता है जो है, उत्तर पूर्वी मानसून भी आता है, तो यह जो है इधर से आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यह उत्तर पूर्वी मानसून है। तो ये रहा मानसून का टोटल सिस्टम दोस्तों। मैप पर मैंने समझाने की कोशिश कम समय में किया, क्या करूं, समय अभाव रहता है, कम समय में आपको डेटा देना भी रहता है, तो बहुत तो ज्यादा डिटेल नहीं बता पाता हूं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आइए HDI का थोड़ा सा हम आपको मैप वाइज, ये जो आप देख रहे होंगे इसको डिटेल में बताऊंगा। ये ना समझिएगा कि क्या कलर लग गया, कलर नहीं, हमारे जो है विश्व का मैप है और HDI का मैप आपके सामने रखा हूं। यह क्यों ऐसा है अभी मैं बताता हूं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में।
पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को थोड़ा सा अस्थिर से समझ लीजिए। पूरा जब तक आप कंपटीशन की दुनिया में रहेंगे, पेपर देंगे, तब तक यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, सॉरी यूपीडीपी हो गया, यूएनडीपी होना चाहिए यहाँ पर, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में। 3 आधार पर इसको जारी करता है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, यानी दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन, कितना तक लोग जी रहे हैं उम्र तक और कितना स्वस्थ जी रहे हैं, ये आधार लेकर के इसको काउंट किया जाता है। शिक्षा सूचकांक, माने लोगों का ज्ञान या एक तरह से कह लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कह लीजिए कि लोगों की एजुकेशन का लेवल क्या है, उस पर इसको मापा जाता है। दूसरा आधार हो गया, ध्यान दीजिए। और तीसरा आधार की बात करें, और तीसरे आधार पर जो है आय सूचकांक की बात की जाती है, जो जीवन स्तर पर जो है कितनी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसको भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि आय के आधार पर ही जीवन स्तर को मापा जाएगा। तो यह 3 आधारों पर यह जारी करता है। यह तो आप समझ गए। पहला आधार कौन सा दोस्तों? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और प्रति व्यक्ति आय पर। मूल आप इसको जानिए। उसके बाद अब ये तो रही भारत की रैंक 132वां, आपने जान लिया किस आधार पर मापा जाता है, ये भी जान लिया। अब इसके बाद आप समझिए कि पड़ोसी देशों की थोड़ी सी स्थिति जान लीजिए। अब श्रीलंका की 73 है, चीन की 79 है, बांग्लादेश की 129 है और भूटान की 127 है, जो भारत से बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। थोड़ा सा छोटे देश हैं, आप इस पर ये ना निगेटिव लीजिए कि नहीं हाँ भारत की दशा। मैं एक सीधी सी बात है कि थोड़ा छोटे कंट्रीज को मैनेज करना आसान होता है, तो ये छोटे छोटे देश अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। फिलहाल भारत की कुछ पॉलिसी भी हैं जो थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हैं इन चीज़ों को, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और आइए देखते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 107वां स्थान है। इस तरह से सारे इंडेक्स आपको अभी याद करवाऊंगा। थोड़ा सा अभी अपना ध्यान इस मैप की तरफ दे दीजिए, अभी इनको पढ़ने में अपना ध्यान ना लगाइए। मुझे पता है आप लोग तुरंत कंटेंट की तरफ भागते हैं, मैप पर आइए देखिए। अब यह मैप का कलर कोडिंग समझिए। डार्क ग्रीन वाला जो कलर है, मैं यहाँ पर संकेत नहीं दे पाया, क्या करूँ दोस्तों, समय कम रहता है, नहीं तो संकेत यहाँ बना देता तो और अच्छे समझ में आता आपको। फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो डार्क वाला एरिया है मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है इस सूचकांक में, मतलब लोग टॉपर एरिया है। ये वाला एरिया पूरा आपका देखना है, जो उत्तरी अमेरिका वाला जो एरिया है, कनाडा वाला एरिया है, ग्रीनलैंड वगैरह जो एरिया है, आइलैंड वगैरह का, ये जो यूरोप का जो ब्रिटेन वगैरह का एरिया है, देख रहे हैं ना आप डार्क वाला। इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाला एरिया देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए जापान वगैरह का। तो ये एरिया एक डार्क एरिया, जो डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन है, ब्लैक नहीं है, ग्रीन है। तो ये एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट है। अब आपको तुक्का लगाने के लिए मैप लगाया हूं कि अगर इस एरिया के देशों का नाम दे तो आप उनको मैक्सिमम के साथ लेकर के जाएंगे। उसके बाद देखिए, जो लाइट जो ग्रीन वाले हैं, ये एरिया रूस वगैरह लिए हुए, रूस चाइना जो है के जो क्षेत्र हैं, यूक्रेन वगैरह, ये एरिया जो है बेटर परफॉर्मिंग है। भारत वगैरह की बात करें तो ऑरेंज कलर में भारत का देख रहे हैं। तो अब ऑरेंज का मतलब समझते हैं, जब ग्रीन से ऑरेंज होने लगती है चीज़ें तो खतरे की तरफ आने लगती हैं, ऑरेंज और येलो। और सबसे खराब स्थिति इसमें अगर कही जाए तो अफ्रीका के देशों की है, नाइजीरिया वगैरह, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, सूडान जो है, जितने भी अफ्रीका की कंट्रीज हैं उन सबकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा ही बुरी है। तो यह अफ्रीका की, चिली वगैरह वाला जो क्षेत्र है ये आपका दक्षिणी अमेरिका, उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो अगर बैड परफॉर्मिंग कॉन्टिनेंट पूछ दे तो सबसे बैड परफॉर्मिंग कॉन्टिनेंट आपका ये जो है अफ्रीका वाला, जो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। बाकी आपका लगभग जो है उत्तरी अमेरिका तो एकदम बेस्ट ऑफ ऑल चल रहा है, दक्षिणी अमेरिका भी थोड़ा ठीक ही है, और इधर जो है ऑस्ट्रेलिया भी ठीक ठाक कंडीशन में, बेस्ट ऑफ ऑल में है। यूरोप वाले जो है कंट्रीज भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, यूरोप और एशिया के लेकर के, जिसमें भारत वाला एरिया थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है और अफ्रीका वाले जो है ज़्यादा गड़बड़ है। यह मैप था दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, जिनको समझ में आया हो जो है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि क्या मैं समझा पाया कि नहीं इस मैप से आपको कुछ। और अगर इधर कुछ और सूचकांक दिया हो, मैंने इसको जो है मानव विकास सूचकांक को पिछली क्लास में दिया था, आज पूछ दिया देखिए। और उसी तरह से और कुछ नए नए सूचकांक दे दिया हूं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 107वां स्थान है, मानव विकास सूचकांक 132वां जो आज आया हुआ था दोस्तों, विश्व खुशहाली में 136वां, इसके पहले भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं। भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्स धारणा सूचकांक में 85वां स्थान है, और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां है, इनोवेशन करने में। आतंकवाद में 12वां है, हम लोग आतंकवाद सूचकांक में बहुत जो है 12वें स्थान पर है, बहुत गड़बड़ स्थिति नहीं है। अब ये भूखमरी वगैरह वाला इमेज देख रहे हैं, पूरे धरती खा जाना चाह रही है, खैर इनका भी अलग है, क्या करेंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू की गई है? सिंस व्हेन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना बीन इम्प्लीमेंटेड? तो 1 दिसंबर 2018 से लागू योजना
किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी क्या होता है, यह लगातार सारे विभागों में लागू हो चुका है दोस्तों, चाहे वो प्राइमरी के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप हो, चाहे वो जो है और भी तरह की जो है योजनाएं हो, किसानों की योजनाएं हो, चाहे वो आपकी सब्सिडी हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इसका पूरा नाम याद रखिए, किसी परीक्षा में पूछ देगा। डीबीटी माने सीधे बेनिफिशियरी के खाते में पैसा का ट्रांसफर हस्तांतरण किया जाना, डीबीटी कहलाता है। 2-2 हजार की 3 किस्तें 6,000 रुपए खाते में आएगा। कल भी जो है ताऊ जी की फोटो लगी थी चाचा जी की, आज भी वही फोटो लगाया हूं, यह बताने के लिए कि कल की जो है, जो कल मैंने एनालिसिस कराया वो देखिए आज प्रश्न में आ चुका है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 3,000 जो है श्रमिकों को रुपया जो है 1 फरवरी 2023 से मिलना शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो मैंने कल बताया था, देखिए वही फिर से रिवाइज करा दूं। जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, 15 अगस्त 1914 को शुरू होती है। अटल पेंशन योजना मई 2015 से स्टार्ट होती है। आयुष्मान भारत योजना 2018 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देश के हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराना इसका उद्देश्य है। यह कल का पढ़ाया हुआ जो है योजनाएं है दोस्तों। अब मैंने कल ही बताया था कि टीसीएस योजनाओं की तरफ मुड़ चुका है, टीसीएस आगे आगे चल रहा है, तो आप उसके पीछे पीछे नहीं, आपको मैं चले दूंगा, उससे 2 कदम आगे चलाने का प्रयास करूंगा। जिन्होंने कल का एनालिसिस देखा होगा, आज वो लोग इस प्रश्नों को मुस्कुराते मुस्कुराते हल किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कथकली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, इसको भी कई दिन बताया, आज देखिए छपा था पेपर में। कथकली इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, कथकली केरल का है, मैंने बताया था इसको केरल का है। मैप लगा करके नृत्य वाली अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट दिया हूं। और एक प्रश्न इसमें और लोग बता रहे नृत्य से आया था, जागोई व चोलम नृत्य किस राज्य का है, तो यह अगर ये आया हुआ था तो मणिपुर इसका उत्तर हो जाएगा, जान लीजिए, यह भी ध्यान दीजिए। यह मुझे बाद में मिला तो मैंने यहीं पर जो है स्टिकर की तरह लगा दिया इसको। बाकी कथकली केरल की है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ही बार परीक्षा में पूछता है। कृष्णमट्टम रामानट्टम जैसी शैलियों का इसमें समावेश होता है। यह एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कृष्ण नायर, माधवन, आनंद, शिवरामन, मृणालिनी साराभाई और कृष्णन कुट्टी, शांताराव इसके प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं। यह उत्तेजक शैली का नृत्य है। शरीर के पूरे अंग नियंत्रण के साथ साथ भावों की गहरी संवेदना की इसमें आवश्यकता होती है। यह डेटा इसलिए दे रहा हूं कि ये जो है कभी कथन निष्कर्ष में पूछे तो आपको यह डेटा काम आ जाए। चलिए अगले नृत्य वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। नृत्य से प्रश्न आज आया था अच्छा खासा, क्योंकि मैं एक दिन नृत्य का पूरा कवर कराया। मुझे टीसीएस का सिस्टम दोस्तों, जब मैं सारे एग्जाम्स का एनालिसिस करा रहा होता है तो मुझे टीसीएस के लगभग एनालिसिस को कराते कराते इतना अनुभव हो गया है अब जो है कि टीसीएस अब किधर जाएगा। एसएससी जीडी में भी हम लोग ऐसे ही जितने भी एनालिसिस कराते थे वहां से प्रश्न खूब आते थे। लावणी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, लावणी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। मुझे अच्छा प्रश्न क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मुझे कीवर्ड मिल जाता है कि इस टॉपिक से आया था, बस उस टॉपिक की पूरी बखिया उधेड़ देना हमारा काम होता है। हम चाहते हैं कि उस टॉपिक से टोटल कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दें। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य नाट्य शैली है। तमाशा जो है शैली का, तमाशा का जो है एक अभिन्न अंग है, जान लीजिए, तमाशा लावड़ी महाराष्ट्र का है। और लावड़ी नृत्य में वीरता, प्रेम, भक्ति, दुख जैसी जो है इसमें सारी जो है भावनाओं को प्रदर्शित करने की एक शैली जो है उपयुक्त शैली है। मतलब इन फॉर्म को अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो लावड़ी नृत्य के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर नहीं, इधर देखिए, यहाँ पर जो कंटेंट की तरफ थोड़ा देखिए। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, घापाल, घूमर। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला दिया हूं, इससे आ सकता है प्रश्न। बगरिया, गणगौर, गोपिका, लीला, डांडिया, कृष्णा नृत्य गीदड़ राजस्थान का है। गोवा का झागोर, खोल और दक्कनी, और मध्य प्रदेश का गौडो, टपाली, नौरानी, दीवानी, रीना, चैत, सुआ, मांदरी और भोगरिया। और देखिए महाराष्ट्र का मैंने कई बार दिया हुआ, आज पूछ दिया था लावड़ी। और मौनी, लेजम, तमाशा, कोली, बोदड़ा और इसके बाद बोहदा और पोवाड़ा, इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और नृत्य का अगर अभी आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सर्च करिए, कहीं जाकर स्टैटिक जीके इजी वे मिलेगा, वहाँ पर नृत्य की वीडियो और जनगणना का वीडियो में 2 ही स्टैटिक जीके बना ही पाया हूँ दोस्तों। इन दोनों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं और भी उसमें कंटेंट ऐड करने की कोशिश की जा रही है, तो यही प्रश्न जो है आया हुआ था। समानता का अधिकार से रोज एक प्रश्न आ रहा है, लगातार इसको जो है पूछ रहा है और मैं रोज एनालिसिस में डालता हूं। कल बताया हूं, आज इस पर कम समय दूंगा, थोड़ा सा आपको मैं एक बार थोड़ा शॉर्टकट में बता दूंगा कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है। इन विच आर्टिकल द राइट टू इक्वलिटी इज मेंशन्ड, तो 14 से 18। समस्त शोध संस्कृति व उपचार के लिए, समस्त शोध संस्कृति व उपचार के लिए ट्रिक याद कर लीजिए। इसी ट्रिक को कई लोगों ने बताया, मैंने भी आपके लिए इस ट्रिक को ला करके दिया। सम से समानता का अधिकार 14 से 18, स्त से जो है स्वतंत्रता का अधिकार
19 से 22, और इसी में अनुच्छेद 19 आज पूछा हुआ था, 21 पूछा था, सॉरी अनुच्छेद 21 पूछा था, अभी आगे बताऊंगा आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 से 24 में ये पूछ चुका है। धार्मिक स्वतंत्रता भी पूछ चुका है 25 से 28 में है जो है ये, इसको ध्यान रखिए। संस्कृति संबंधी शिक्षा ये नहीं पूछा है, यह पूछ सकता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही और अनुच्छेद 32 यही दोनों बचे हैं, लगभग सब पूछ चुका है। मौलिक कर्तव्यों में भी वही हाल है कि मौलिक कर्तव्य कहां से, रूस से 42वां संविधान संशोधन से 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 ए अनुच्छेद 51 में लिया गया है। इस तरह से इसको याद करिए, कैसे, रूस से 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया। इतना 10 बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा। मूल रूप से 10 थे और बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा एक शिक्षा का जो है अनुच्छेद 21 ये जोड़ दिया गया, जिसमें 11 हो गए मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। स्क्रीन क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से प्रश्न आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही ये है, विजुअलाइज कीजिए दोस्तों। मैं आपके सामने लाइव तो नहीं हूं कैमरे पे, लेकिन फिर भी आपके कमेंट लगातार रिप्लाई करता हूं। कमेंट करिए, मैं टोटल कमेंट्स की रिप्लाई करता हूं। आपकी प्रॉब्लम जो है, परीक्षा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बुक रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, और भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, लाइक करिए। आपका कमेंट करना और एक जुड़ाव महसूस कराता है। मुझे लगता है कि केवल वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में हम लोग की मुलाकात होती रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, डूरंड कप का विजेता कौन है, कुछ इस तरह से डूरंड कप रिलेटेड प्रश्न आया था। तो मैं डूरंड कप, हु इज द विनर ऑफ डूरंड कप, तो अब तो ये पूछने से रहा नहीं, तो ये पूछ चुका। तो बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डूरंड कप का खिताबी मैच कप्तान सुनील छेत्री की टीम में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर डूरंड कप का खिताब जीत गया। यह है दो आपके जो है कप्तान साहब, इनको आप देख रहे हैं। हाँ, इनको नहीं देखिए, अभी इनके बारे में बता रहा हूं, ये कौन है। आइए थोड़ा कुछ ओपन के बारे में समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इन चारों ओपन को जो है डेट वाइज में लगा करके एकदम व्यवस्थित तरीके से दिया हूं। ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, फ्रेंच, यूएस, और एक बार में रिवाइज करा दूंगा दोस्तों, क्योंकि अब अगर पूछ चुका, अब खेल वाले में डूरंड वगैरह पूछ लिया, क्रिकेट पूछ लिया, अब मुझे लग रहा है कि जिनकी परीक्षा बाकी है इधर ही जो है रथ को मोड़ेगा जो है टीसीएस वाला। तो आप जो है इधर चले, उससे पहले आप भी इधर ही आ जाइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन का टूर्नामेंट की तिथियां जनवरी का जो है ये टूर्नामेंट है, बहुत एग्जैक्ट डेट नहीं, जो इंपॉर्टेंट याद करने को उसको मैं जो है गोला कर दूंगा, आप देख लीजिए। जो है मेलबर्न पार्क के मेलबर्न में होता है। अभी वर्तमान में नोवाक जोकोविक इसके टॉपर चैंपियन चल रहे हैं, और वुमेन्स में सिमोना हेलेप। फ्रेंच ओपन की बात करें तो यह मई जून में होता है दोस्तों, जो है पेरिस में इसका आयोजन होता है, और करंट में इसमें राफेल नडाल यहाँ पर भी जगह बनाए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद विंबलडन चैंपियन की बात करें तो जो है ये हो गया मई जून, फिर इसका जून जुलाई में विंबलडन होता है। इसकी बात करें तो ऑल इंडिया टेनिस क्लब लंदन में इसका आयोजन जो है स्थान है। और यूएस ओपन की बात करें तो यह अब जुलाई आ गया, अगस्त सितंबर में यूएस ओपन या न्यूयॉर्क में इसकी जो है स्थान है जो है, और राफेल नडाल जो है यहाँ पर भी अपनी जगह बनाए हैं। वुमेन्स में किम्स क्लिस्टर जो है वुमेन्स की जो है चैंपियन है, जिनकी आप फोटो यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने कहा था भाई अंत में बताऊंगा, तो वादे के मुताबिक मैंने बताया, यह खिलाड़ी हैं और बहुत बेहतरीन जो है यूएस ओपन की विजेता यानी टेनिस की प्लेयर हैं। चलिए बहुत थोड़ा इधर भी देखिए इनकी तरफ। अमजद अली खान की साहब का प्रश्न आज आया हुआ था, अमजद अली निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यह प्रश्न आया था। अमजद अली खान एक सरोद वादक हैं जिन्हें सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, यह ध्यान रखिए। अब जो आ चुका प्रश्न उस पर विशेष फोकस हमारा नहीं रहता है, वो पूछने के चांसेस रहते हैं, मतलब 10% या 5% कह लीजिए, लेकिन 90% बन जाता है चांसेस कि अब उस पार्ट से, उस चैप्टर से प्रश्न उठाएगा। तो लीजिए आपके सामने लिस्ट हाजिर है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, शायद ये पूछ चुका है, हाँ बिल्कुल सही, उस दिन भी मैंने रिवाइज कराया था इनको, मुझे याद आ रहा हरिप्रसाद चौरसिया पूछा है किसी शिफ्ट में। शिव कुमार शर्मा संतूर वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। ठाकुर भीखम सिंह वेरी इंपॉर्टेंट, मृदंग वाले हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई फेमस है, आप जानते होंगे। जाकिर हुसैन तबला, और अमजद अली खान देखिए सरोद वाला आज पूछा हुआ था। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, देखिए बिस्मिल्लाह खान सबको पता है, जाकिर हुसैन तबला भी फेमस है। ये मृदंग वाला थोड़ा सा आप याद रखिएगा, और ये वाला जो है संतूर वाला याद रखिएगा, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अमजद अली खान तो आज वायरल हो चुके हैं, ये आपके सामने इनका फोटो है, इसको देखिए और याद करिए दोस्तों। यह पूरे आपके जो वाद्य यंत्र जो इंपॉर्टेंट है उनसे जो है
पूछा हुआ प्रश्न आपके सामने हाजिर है। अगला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज नॉट गिवन इन विच फील्ड। तो ऑप्शन के हिसाब से सही हो पाएगा। ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं, जानते हैं कहीं से टॉपिक जो है मेमोरी बेस्ड मिला है, तो क्यों ना हम ऑप्शन का इंतजार तो थोड़े नहीं करेंगे, हम तो पूरा इसका जो है पोस्टमार्टम कर देंगे। जीव विज्ञान, पर्यावरण, सागर गृह यानी पृथ्वी कह लीजिए कि जो एक तरह से भूगोल वगैरह की चीजें हैं उनमें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन तीनों विज्ञान में और चिकित्सा में और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में और गणित में, लगभग साइंस के सभी विषयों में मान लीजिए दोस्तों, गणित देख ही रहे हैं, इंजीनियरिंग है ही है, फिर उसके बाद जब बायोलॉजी वालों का पूरा विषय है ही है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो वालों का, और उसके बाद एक कला वर्ग वालों की यही भूगोल वाला विषय दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि साइंस के, इसका ट्रिक देखिए दिमाग में बनाइए कि विज्ञान वर्ग में क्या विषय हैं आपके हाई स्कूल इंटर में, तो विज्ञान वर्ग के सभी विषय और उसके बाद मुख्य मुख्य विषय, मतलब अब ये नहीं कि उसमें हिंदी अंग्रेजी जोड़ने लगिएगा, विज्ञान वर्ग का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, इनमें तो दिया ही जा रहा है। देखिए फिजिक्स यहाँ पर हो गई, केमिस्ट्री यहाँ पर हो गई, मैथ यहाँ पर हो गई और बायो यहाँ पर हो गई, तो यह तो रहा इस वर्ग में। और उसके बाद जो है कला वर्ग वालों के लिए भूगोल वाला जो चैप्टर है, तो यानी पृथ्वी, पर्यावरण, सागर, ग्रह विज्ञान, इनमें दिया जाता है। यह जो है इसके क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं आप इसको याद कर लीजिए, टोटल आपके सामने दिया हूं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो बटा किसको किसको है, एक बार रिफ्रेश कर दूं, मुझे याद है आपने इसको याद तो जरूर किया होगा, रिवाइज कर लीजिए। जैव विज्ञान में डॉक्टर अमित सिंह व डॉक्टर अरुण कुमार को दिया गया है। ए से अमित और ए से अरुण याद रखिएगा। ए जीव विज्ञान पहले नंबर पर, ए से अमित, ए से अरुण। रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर गोविंद जो है राजू को दिया गया, टी गोविंद राजू को। उसी तरह से वायुमंडल वाला जो भूगोल वाला है, इसमें भी डॉक्टर बिनोय कुमार सैकिया जो है सैकिया को दिया गया है। इंजीनियरिंग में देवीदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। गणित में अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को। चिकित्सा की बात करें तो जीवन पन्नी या मक्कल चिकित्सा वाले में जो है दक्षिण भारतीय नाम है, इसको याद रखिए, डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। और भौतिक में कनक साहा। भाई भौतिक में सोने की बात जो है, भौतिक सुख सोने से भाई जानिए सोना चांदी है, तो भौतिक में कनक साहा। अब थोड़ा सा इस पर ट्रिकी आप मैटर बना लीजिएगा अपने हिसाब से, टोटल डेटा दिया हूं। एक कनक वाला याद रखिए भौतिक से दिया है। और चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में इनका हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता है, तो वही पन्नी या मक्कल याद रखिए चिकित्सा में, ऐसा नाम समझे नहीं तो पन्नी या मक्कल चिकित्सा में ऑप्शन में खोज लीजिएगा। गणित की बात करें तो अनीस घोष जो है गणित में, और डॉक्टर साकेत सौरभ। गणित में संकेत होता है तो गणित में संकेत होता है तो साकेत सौरभ है। उसी तरह से इंजीनियरिंग की बात करें तो देवदीप जो है, देवदीप तो इंजीनियरिंग की बात है। और पृथ्वी और मंडल महासागर और ग्रह विज्ञान की बात करें तो विनय कुमार सैकिया जो है, ये है सबसे लंबा नाम है, इसको याद रखिएगा। रसायन वगैरह की आप याद करिए। स्क्रीन क्लियर करता हूं, एक बार रिवाइज करिए दोस्तों। कुछ कठिन लगता है देखने में, लेकिन मैं कहता हूं कि आप तुरंत याद करके अपना टेस्ट मत करिए कि मुझे याद हुआ कि नहीं, आप बस 2-3 बार पढ़ जाइए, ऑप्शन मिलेगा आप वहां पर ठोक देंगे, मुझे विश्वास है। बस ऑप्शन मिलने के बाद दिमाग चलता है, अभी केवल आप याद कर जाइए इसको। हाँ एक चीज याद रखिएगा, औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल, इसको याद रखिएगा, इसके द्वारा दिया जाता है। हो सकता है यह भी पूछे, क्योंकि जो पूछ दिया वो नहीं पूछेगा, जो नहीं पूछा वही पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है उस टॉपिक से। दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन नहीं था, तो किस वंश का शासन जो है यहाँ ना हो जाएगा, शासन जो है नहीं था, उसको ध्यान रखिएगा। तो किसका नहीं था तो ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल दिल्ली। तो अब देखिए यह रोज मैं देता हूं, रोज इससे एक प्रश्न आता है दोस्तों, इस जो है डेटा से डेली एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, यह आपको मैं बता दूं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1506 तक चलती है, बाबर के आने तक दिल्ली सल्तनत कायम रहती है। होता क्या है अब समझिए यहाँ पर कि गुलाम वंश जो है 1206 से 90, रोज बताता हूँ। खिलजी वंश 1290 से 30, तुगलक वंश 30 से 14, सैयद 14 से 51, लोदी जो है 51 से 1526। इब्राहिम लोदी की जो है युद्ध में जो है हार के बाद यहाँ पे मुगल वंश स्थापित हो जाता है। गुलाब खिले तो सांस लो, कल भी ट्रिक बताया था, लगातार बता रहा हूं, याद कर लीजिए। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, यह तो इसका ट्रिक था। और इसके शासकों के बारे में भी दिया हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक माने जो है गुलाम वंश वाला था, और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का था, गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का, खिज्र खान सैयद सैयद वंश का, और बहलोल लोदी लोदी वंश का। अंतिम शासक नीचे इब्राहिम लोदी, और यहाँ पर देखिए जो है सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह, फिरोज शाह तुगलक नहीं, नीचे हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और कुतुबुद्दीन मुबारक, और इल्तुतमिश यहाँ पर है गुलाम वंश का।
एक बार आप वीडियो को पॉज करके इनको एक बार पढ़ लीजिए, इस मैप के हिसाब से एक बार देखिए, यह मैप दिमाग में छपा रहेगा। ये जो मैंने आपके सामने जो टेबल दिया है, यह आपके माइंड को जो है रिकॉल करने के लिए मजबूर कर देगा डेटा को एग्जाम में, जान लीजिए। इससे प्रश्न लगातार आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की ताकत क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जाहिर सी बात है कि भारतीय संविधान की ताकत आप हैं, सबसे बड़ी जनता का जनता पर शासन, वही भारतीय संविधान का ताकत है। संविधान, भारत का संविधान हम भारत के लोग हैं से प्रारंभ होता है। कहां से दोस्तों? हम भारत के लोग हैं से प्रारंभ होता है, और यही इसकी ताकत है। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा कोट करूंगा, मैंने यहां पर लिखा भी है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, जो प्रमाणिक मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, जो है उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। भारत में शासन व्यवस्था कैसी थी? तो भारत में अगर, हाँ एक समझिए, ये तो रहा जो है अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र जनता वाला, और अगर ये प्रश्न आया था ऑप्शन के हिसाब से जो होगा सही होगा। मैंने आपको टोटल डिटेल बताया कि जनता पे सबसे ज्यादा है भाई। वोट आप जिसको चाहेंगे उसको पीएम सीएम राष्ट्रपति बनाएंगे, वोट आप नहीं देंगे, अगर आप वोट जिसको नहीं देंगे वो सत्ता से गिर जाएगा। तो जनता का शासन आप जानते हैं। अब इसके बाद एक जो है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, यूपीएससी वगैरह में भी कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिए हो, क्योंकि इस सेक्शन का यह प्रश्न है। प्रश्नों का एक जुड़ुआ भाई बहन होते हैं, और यह अंदाजा हम लोग लगाते हैं कि अगर यह प्रश्न पूछ दिया तो अब क्या पूछेगा। तो अब इस सेक्शन का एक प्रश्न और आता है कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी है। इस बार तो ताकत पूछा, अगली बार हो सकता है पूछे कि कैसी है। तो कैसी है का मतलब कि भारत में संसदीय सरकार के साथ संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो एक एकात्मक सुविधाओं के साथ जो है संरचना में संघी है। अब आपको ये टर्म नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं। अगर आपको कोई पूछे कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, तो भारत मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत की शासन व्यवस्था आप जानते हैं, एक तरफ आपका केंद्र है, समझिए दोस्तों, एक तरफ आपका केंद्र है और दूसरी तरफ आपका राज्य है यानी स्टेट है। तो दोनों मिलकर शासन चलाते हैं, लेकिन हमेशा तो यह जो है एक तरह से कह लीजिए कि द्विसदनात्मक है। हमेशा तो जो है यह जो है एक तरह से कह लीजिए कि राज्य को भी पावर है, केंद्र को भी पावर है, लेकिन जब स्थिति विपरीत होती है, आपातकाल होता है, तो तुरंत एकात्मक जो है व्यवस्था हो जाती है, संघीय व्यवस्था हो जाती है लागू। हमेशा संघीय व्यवस्था लागू नहीं रहती है, मतलब कि नॉर्मल स्थिति में द्विसदनात्मक रहेगी, सदन जो है इधर आपका रहेगा, आपका इधर जो है एक राज्य चलाएंगे, एक केंद्र चलाएंगे, जो है संघीय रहेगी। लेकिन जैसे ही स्थिति गड़बड़ होगी, तुरंत जो है केंद्र के हाथ में सत्ता चली जाएगी। तो यह प्रश्न अगर आए तो इस पे आप जो है ध्यान दीजिएगा। और संविधान की उद्देशिका यहाँ पर लगाया हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। जब ये इस सेक्शन में आया है तो इसको भी ध्यान रखिए कि इसमें जो है स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, और न्याय की, सामाजिक न्याय की बात की गई है, और ये सब फ्रांस की क्रांति के नारे से लिए हुए शब्द हैं, इसको ध्यान रखिए। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा ने जो है इसको साइन किया इस पर, और इसी दिन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और जो है इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक जो है प्रभुत्व संपूर्ण का मतलब कि हम जो है समाजवादी विचारधारा के साथ चलेंगे, सब समाज को लेकर के। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी पंथ का हम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, न किसी का विरोध करेंगे, सारे धर्मों को खुली आज़ादी है। लोकतंत्र आप जानते ही हैं, जनता का जनता प्रशासन जो मैंने बताया। गणराज्य का मतलब कि जन्म से कोई राजा नहीं बनेगा, जिसको वोट मिलेगा, जनता जिसको राजा बनाएगी वही राजा बनेगा। रिपब्लिक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, उद्देशिका से प्रश्न बनते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर जो है हाईलाइट कर दूँ इन चीज़ों को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, स्टैटिक्स जीके को कंप्लीट करवा दूंगा आपका इन्हीं प्रश्नों के साथ। ऊतक क्या है, व्हाट इज द टिश्यू? प्रश्न क्या आया था दोस्तों मुझे नहीं पता, टिश्यू से संबंधित बच्चे बता रहे थे कि सर कुछ प्रश्न आया था, तो मैंने सोचा कि टिश्यू को पूरा आपको ऑपरेशन करके दिखाई दिया जाए। ऊतक जो है किसी जीव के शरीर की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मैंने जो सेल्स का ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द ऊतक या टिश्यू, ये जान लीजिए, जिसकी उत्पत्ति एक समान तथा एक विशेष कार्य जो है करती है। मतलब कहने का मतलब कि एक जैसे काम करने वाले एक ग्रुप बन जाते हैं। अब समझिए कैसे। अब जैसे कहने का मतलब है, ये देखिए ऊतक वाली परिभाषा समझिए, यह जो है एक आपके सामने इमेज लगा है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि हड्डियां हैं, तो हड्डियों के साथ स्केलेटन टिश्यू, और मसल्स के साथ मसल्स टिश्यू, समझिएगा। और अगर हार्ट के यहाँ दिया हुआ है
तो कार्डियक मसल्स यहाँ पर है तो इसके कार्डियक टिश्यूज। नर्वस सिस्टम ब्रेन में है तो यहाँ पर जो है नर्वस टिश्यू। और स्मूथ मसल जो पेट वगैरह में जो है आप देखते हैं हाथ वगैरह में बहुत नरम और स्मूथ मसल्स होती है तो स्मूथ मसल टिश्यू। इपिथेटियल जो है मसल जो है उसको जान लीजिए कि इपिथेलियल टिश्यू वहां पर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ते हैं एक दूसरे को वो देखिए कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हो जाएंगे। अब होता क्या है कि जिस प्रकार की मसल्स या जिस प्रकार के शरीर के अंग के निर्माण की आवश्यकता होती है वैसे टिश्यूज वहां पाए जाएंगे और वही टिश्यू आपस में एक ग्रुप बनाकर सेल बना देंगे। अब समझिए एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए ये हम मान के चलिए कि यहाँ पर हमें अगर इस हार्ट का निर्माण होना है तो इसके लिए कार्डियक टिश्यू इकट्ठा हो जाएंगे और यह कार्डियक टिश्यू इकट्ठा होकर के यहाँ पर क्या करेंगे कुछ सेल्स का निर्माण ऐसे ऐसे कर देंगे। अब यह एक सेल बन गई। अब यह सेल जो है कई सारे सेल का निर्माण करके एक जो है अंग का निर्माण कर देगी और अंत में आपको ऐसा हार्ट जैसी संरचना मिलेगी जो फंक्शनल होगी। तो टिश्यू क्या है दोस्तों? अंगों का एक प्रारंभिक रूप। आपका हाथ है तो इस हाथ में कई सारे टिश्यू मिलकर के सेल बनाए हैं और वह कई सारे सेल मिलके स्किन बोन्स मसल्स बनाई हैं जो है हेयर्स वगैरह सब इसमें जो भी आपके दिख रहे हैं रोए वगैरह सब वो निर्माण हुआ है तब जाकर के आपका हाथ ये तैयार हुआ है। तो यह तो टिश्यू था। और सेल की भी बात करें यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है जब टिश्यू में आ गया है तो सेल पर जरूर आएगा। तो सेल भी देख लीजिए। उसी तरह से सेल में कौन कौन सा भाग होते हैं? केंद्रक जो है न्यूक्लियट पाया जाता है इसको ध्यान दीजिए। माइट्रोकांड्रिया भी सेल में पाया जाता है जो ऊर्जा गृह कहा जाता है सेल का पावर हाउस जो हमें ऊर्जा देता है। सारी क्रिया यहीं से होती है यहीं से हमें एनर्जी मिलती है इसको भी आप ध्यान रखिए। सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है इसको भी आप ध्यान रखिए जो सेल के अंदर। उसके बाद गाल्जी बॉडी भी इसमें होती है इसको भी ध्यान रखिए। उसका क्रिप्टोप्लाज्म होता है तो यह सेल के कुछ इंपॉर्टेंट और वैक्यूल्स वगैरह सारी चीजें तो सब तो आपको नहीं स्पेशल है लेकिन आपको मेन जो है मैंने हाईलाइट कर दिया है। केंद्रक, माइट्रोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन इन सब के बारे में आप देख करके जाइएगा। कैसा आपको टिश्यू समझ में आया कि नहीं हमें जरा सा कमेंट सेक्शन में आप बताने की कोशिश करिए। टिश्यू और सेल, अब यही देखिए टिश्यू से सेल बनेगा और इन्हीं सेल कई सारे ग्रुप बना देंगी और इन्हीं से आपका जो है एक पार्ट यानी अंग का निर्माण आगे होता दिखेगा और फिर अंगों से आपकी पूरी क्या बन जाएगी दोस्तों? बॉडी। और बॉडी क्या है तो बताने की जरूरत नहीं है हमारी आपकी सबकी बॉडी जो है वो बॉडी है। आइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? व्हेन डिड द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट कम? अब समझिए रिकॉग्निशन एक्ट कम कब आया था इसके बारे में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। पूरी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहां से बनेगा जो भी प्रश्न वो सब आपको कंफर्म होना चाहिए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इंपॉर्टेंट डेटा क्योंकि अब ये नहीं पूछेगा 1956 अब पूछेगा कितने राज्य और जो है यूटी बनाए गए। तो 14 जो है स्टेट बनते हैं 14 और जो है दोस्तों 6 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार अंग्रेजी राज्य के दिनों में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करता है। 1953 में जो है ये भाषाई वाले जो है तैयार होते हैं बात चलती है। 1950 के दशक में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश जो है राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। तो उस समय जो है ये चीजें मतलब एक तरह से कह लीजिए कि काम शुरू हो गया। लेकिन बंटवारा होता कब है? 56 में जो है अधिनियम पारित होकर के बंटवारा जो है बना दिए जाते हैं। और समझिए इस कानून का नतीजा था कि 1 दिसंबर 1956 में 14 जो राज्य बने कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश पूछा हुआ है। असम, बिहार, बम्बई मानी मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यह राज्य 14 थे 1956 में जो बनते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ। ऑप्शन जो रहा होगा वही आपका सही होगा लेकिन मुझे ऑप्शन से नहीं मतलब है। मुझे प्रश्न का केवल एक कीवर्ड मिलेगा मैं टोटल स्टैटिक जीके कवर करवा दूंगा वो मेरा उद्देश्य है। और उस टॉपिक को भी ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों कि अगर आपको कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो आपको वह टॉपिक सबसे बेटर समझ में आएगा। भाई जब आजाद हुआ देश तो कई सारे टुकड़ों में कई रियासतें थी कई सारे अलग अलग जो है। अब मराठी वालों को कन्नड़ वाले नहीं समझ में आते थे। कन्नड़ वाले तो हम लोग उत्तर भारत वालों को तो एकदम में नहीं समझ में आते थे। भोजपुरी वाले मराठी वालों को नहीं समझते थे। तो डिमांड हुई कि भैया जो है हमें जो है भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना दिया जाए। तो जो है उस आधार पर राज्य बनाए गए। उसी के बारे में प्रश्न आया हुआ था। आपके सामने पूरा डेटा है स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न एक आता है गांधी का। मैंने बोला था आपसे कि जो मैं दिया हूं इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रश्न आएगा। यह देखिए लिस्ट आप इसको पहचान रहे होंगे क्योंकि मैं रोज इसको दिखा रहा हूं। तो आज भी यहां से प्रश्न आया था कल भी परसों भी लगातार।
क्रिप्स मिशन के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी आफ्टर क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन की विफलता जब हो गई दोस्तों, तो गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम बंबई की अखिल भारतीय कांग्रेस जो है कमेटी में अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात की गई। यानी अंग्रेजों से कहा गया कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यह देखिए 7वें नंबर पे मैंने कल बताया था सन 42 में यही प्रश्न आज पूछा हुआ था। प्रश्न जो दोस्तों टीसीएस नया प्रश्न नहीं बना पाएगी, वह जो चैप्टर है जो आप लोगों को मैं ला करके दिए रहा हूं या फिर आप लोग पढ़ रहे हैं उसी के इर्द गिर्द रहेगी, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। कल पूछा था चंपारण वाला, ये पूछा था, फिर जान लीजिए कि ये पूछ चुका है, बीच वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए चंपारण शुरू करते हैं, गांधी जी यहीं से एंट्री करते हैं। एंट्री तो उनकी हो जाती है 1915 में, भारत आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को। उस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं, जो मैं बता चुका हूं। इसके बाद चंपारण में राजकुमार शुक्ल जो है तिनकठिया प्रथा के लिए इनको बुलाते हैं और यहाँ से काम शुरू हो जाता है। खेड़ा में 1918 में, 17 के बाद 18 में कार्यक्रम शुरू। 19 में इसको रोल एक्ट का विरोध करते हैं, जलियांवाला बाग वाला। फिर 20 में आते ही तुरंत असहयोग आंदोलन, मतलब 17, 18, 19, 20 तो लगातार ये अपना कार्यक्रम चालू रखते हैं और सफलता भी लगभग मिलती है। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को ये स्थगित कर देते हैं क्योंकि आंदोलन हिंसक होने लगता है। तो कुछ दिन तक ये रेस्ट मोड में चले जाते हैं, ये काफी दुखी हो जाते हैं। सिपाहियों को जो है 1922 वगैरह में जो जला दिया जाता है उससे ये आहत होते हैं। शॉर्टकट में पूरा गांधी रिवाइज कराऊं। नमक सत्याग्रह 1930 में लाते हैं, जब नमक पर कानून अंग्रेज लगाते हैं तो फिर इनसे रहा नहीं जाता है, कहते हैं ये तरीके, मैं बैठ का गया, तुम लोग लगे उत्पात मचाने, लोगे कि मैं शांत हो गया, ले फिर से आता हूं। फिर ये दो आंदोलन में दोबारा वापसी करते हैं और 1930 में नमक कानून, दांडी मार्च कर करके अपने अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा पैदल चल करके नमक कानून तोड़ते हैं। फिर अब अंग्रेज समझ जाते कि वो भाई अब आ गए हैं भैया, अब गांधी साहब आ गए हैं, अब हमारी खैर नहीं है। इसके बाद जो है दलित आंदोलन को थोड़ा से इस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि जब अंबेडकर से मुलाकात होती है तो दलितों की समस्याओं के बारे में अंबेडकर इनसे चर्चा करते हैं। जब जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी के बीच में दलितों की एक बहस भी होती है, पूना पैक्ट भी होता है इन दोनों के बीच में, आप जानते हैं पूना में। तो 1934 में दलित मूवमेंट चलाते हैं जो है अस्पृश्यता वगैरह के खिलाफ, और भारत छोड़ो आंदोलन सन 42 में इनका 7वां और लास्ट आंदोलन था। तो मैं जो 7 आंदोलन कवर करा हूं, एक शॉर्टकट में मात्र 1 मिनट में पूरा गांधी आपको रिवाइज कराने का प्रयास किया हूं। चलिए स्क्रीन को क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट लगाइए और रिवाइज करिए आप भी। अगला, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अच्छे से समझ लीजिए, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट इसको बोला जाता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का 83वां यानी 83वां स्थान है। इसको जानिए होता क्या है, अभी आपको कंफर्म हो जाएगा। इसका एक मोटो है कि किस देश का पासपोर्ट, ये इमेज देखिए, मैं अनावश्यक इमेज तो मैं लगाता हूं, मेरे सारे इमेज बोलते रहते हैं, मुझसे ज्यादा इमेज चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। यह जो जहाज चल रही है, जो हाथ से चला रहे हैं भाई साहब, इनका कहना है कि कौन से देश का निवासी कितने देशों में अपने पासपोर्ट को लेके एक्सेस कर सकता है। भाई किसी देश में जहाज से ही तो जाएंगे, पैदल तो जाएंगे नहीं। तो किस देश में आप जो है जहाजों से, यानी किस देश में आप यात्रा, जहाज का मतलब एक याद करने की बात बोल रहा हूं, मतलब किस देश में आप किस पासपोर्ट को लेकर जा सकते हैं। यह देखिए, यह आपको इमेज से समझिएगा। अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो उसकी पावर कितनी है, कितने देशों में उससे एक्सेस मिलेगा, कितने देशों में उसको वरीयता मिलेगी, कितने देशों में उसको वैल्यू मिलेगी। सबसे पावरफुल पासपोर्ट का है जिससे मैक्सिमम देशों में जाया जा सकता है, वह भी अभी आपको बताऊंगा। जापान और सिंगापुर जो है सूचकांक में शीर्ष स्थान है, माने द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इज द जापान एंड सिंगापुर पासपोर्ट। जर्मनी और दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया, जबकि फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर है। इनको भी ध्यान रखिए। अब यहां से प्रश्न आ सकता है, आज तो भारत का स्थान पूछा है, अब जो है फर्स्ट रैंकिंग पूछेगा। सबसे खराब रैंकिंग की बात करें तो अफगानिस्तान जो है और इराक की सबसे खराब रैंकिंग है। और क्यों है आप ये भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लगातार खबरों में आप देखे होंगे। इराक में तो हमेशा हमले होते ही रहते हैं, और अफगानिस्तान का तो जाने रहे तालिबानी शासन वगैरह, तो शरिया कानून वगैरह, तो उन पर चर्चा करने की बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। आप उसको जानते हैं, अफगानिस्तान की स्थिति और इराक की स्थिति। वहां पर हमेशा भैया बम चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ समोसा और जलेबी चलता है हर दुकान पे, वैसे हर दुकान पे वहां समोसा और जलेबी की जगह बम बिकते हैं, बम चलते हैं। खैर उनका अपना अलग ही है। ये भारत का जो है पासपोर्ट है दोस्तों, और ये कहां कहां इससे लेकर एक्सेस ले सकते हैं, उस स्थान पर 83वां रैंक इसको दिया गया है।
अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, इसका स्क्रीन क्लियर कर दूं ताकि आप एक बार जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें। अगला है वायुमंडल में जो है प्रमुख बल कौन कौन से हैं। बहुत प्रश्न तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, इतना मिला है, इसी आधार पर मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। व्हाट आर द मेन फोर्स इन द एटमॉस्फेयर। अब आइए पूरे बल की चर्चा कर दूंगा वायुमंडल का, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अब समझिए कि प्रमुख बल क्या है। वातावरण के भीतर 4 ड्राइविंग बल होते हैं, माने वायुमंडल को चलाने वाले 4 बल हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, आप जानते हैं अच्छे से इसको। दाब और ढाल बल, ये भी जानते हैं, जो है ग्रेडियंट वगैरह, जो किसी जो ऊंचाई पर है तो ढकते हुए नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण, ये भी आप जानते हैं, दबाव और प्रेशर की वजह से। कोरियालिस बल थोड़ा सा आपको नया लग सकता है, जो लोग पढ़े होंगे जरूर समझते होंगे। और घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स भी आप जानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच घर्षण बल होता है और इसी की वजह से हम चल पाते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, हम लोग चल फिर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही है। तो अब इसमें से क्या है दोस्तों, मैं सब पर समय ना बर्बाद करके, मुझे पता है कि ग्रेविटी भी आप जानते हैं, पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दबाव, प्रेशर जो है हवा का प्रेशर तथा किसी चीज को दबाव के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ग्रेविटी के सम्मिलित मिश्रण से दबाव और ढाल का फीलिंग आपको आता है, ये भी आप जानते हैं। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स भी आप जानते हैं। लेकिन कोरियालिस बल की चर्चा करना थोड़ा सा यहाँ पर मुनासिब होगा, क्योंकि इसके बारे में शायद आप कम समझ पाए। तो कोरियालिस बल क्या होता है, यहां देखिए परिभाषा दिया गया है। कोरियालिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे दोस्तों आप अनुभव करिएगा कि किसी चीज को जोर से जब घुमाते रहेंगे तो उसके अगल बगल एक अलग सा फोर्स जो है क्रिएट होगा। लट्टू वगैरह नचाते होंगे या कुछ धागे में किसी कह लीजिए कि किसी गोल चीज को या किसी वैसी चीज को लेकर के जोर जोर से आप जब घुमाते हैं तो एक अलग तरह का बल होता है। जब हमारी पृथ्वी घूमती है ना, तो घूर्णन बल के कारण भी एक अलग बल जो है क्रिएट हो जाता है, जिसे कोरियालिस बल कहते हैं। और यही जो है बल कह लीजिए कि तमाम तरह की चीजों के लिए जिम्मेदार भी होगा वायुमंडल में। अब ये तो आप कोरियालिस बल समझ गए कि पृथ्वी, अगर पूछे कि कोरियालिस बल क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन से जो उत्पन्न बल, एक नया बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे कोरियालिस बल कहते हैं। वायुमंडल में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विश्व भर में समान रूप से पाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। यहां से भी प्रश्न आया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल पूछ देगा कि फला जगह पे कितना है, तो ये जो लगभग समान है। हाँ, ध्रुवों पर अगर पूछे, पोलर वगैरह पे ग्रेविटी ज्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन देशों की बात पूछे तो लगभग हर जगह समान पाया जाता है, रूप से कार्य करता है। और कोरियालिस बल को आप जान गए, इसको ध्यान रखिएगा, नया कंटेंट यही था। अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए, ये है अनुच्छेद 21 आज आया हुआ था, फिर वही समानता वाला अनुच्छेद आया था, लेकिन अनुच्छेद 21 थोड़ा सा स्पेशल अनुच्छेद है, तो इसको मैं अलग से आपको सोचा कि मैं बता दूं। कई बार आप सोचते हैं कि कुछ इमेज लगाए हुए, इन सारी इमेजेस का मतलब समझाऊंगा। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऊपर से हवा में उड़ गया, समझ में नहीं आया सर आपने क्या बोला। ठीक है, तो मैं अभी आपको आसान भाषा में नीचे की लाइन में लिखा हूं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात इसमें सीधी सी बात की गई है। आपकी जान, आप जान वो वाली जान नहीं, ये मतलब जो जी रहे हैं, हाँ, आपका प्राण एवं दैहिक यानी आपके बॉडी की फुल सेफ्टी की बात इसमें की गई है। कोई आपका मर्डर, हत्या या आपको मारपीट या आपको टॉर्चर नहीं कर सकता। और स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित जीवन में यानी साफ हवा पानी में आपको रहने, खाने, सोने, बैठने का अधिकार है। ये ना भैया कि नहीं कोई आप बैठे हैं, वही बगल में कोई आपके ऊपर कूड़ा, मुंह पे कूड़ा फेंक के चला जाए, बोले हमारा तो स्वतंत्रता है, हम कहीं कुछ भी फेंके, तो ऐसा नहीं। फिर आपका एक अनुच्छेद 21 उठेगा और उसको 2 डंडा मारेगा, बोलेगा हाँ मैं इसका अनुच्छेद 21 हूं और तुम इसके ऊपर कैसे फेंक दिए। तो यह तो बात थी अनुच्छेद 21 की। यह वाला जो है संवैधानिक भाषा में थोड़ा लिख दिया हूं, तो यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह वाला आपको समझ में आ गया होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद, अनुच्छेद 21। अब उसके में क्या होता है, ये धुआं देख रहे हैं फटफटी वाला, हाँ भैया इससे तो परेशान होंगे आप। मच्छर मार गाड़ी लेकर जो चलते हैं दोस्तों, तो इस मच्छर मार गाड़ी से जो जनमानस को प्रॉब्लम होती है, जो लोगों को दमा जैसी बीमारी हो जाती है, जो इस घुटन महसूस करा देता है, जिंदगी खतरे में डाल देता है, टीबी उभार देता है, तो यह वाला जो है सीन आप जो है न करिएगा। हालांकि अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में है तो इसे सही करा लीजिएगा, नहीं तो अनुच्छेद 21 लोगों का प्रभावित होगा और पुलिस पकड़कर गाड़ी के साथ साथ आपको भी सीज कर सकती है। चालान पुलिस करती है, बोलेंगे ये क्यों, हमारी गाड़ी, हमारे पैसे, हमारा डीएल, हम जैसे चलाएं, हमारा हेलमेट हम लगाए ना लगाए। नहीं दोस्तों, आपकी जिंदगी देश के लिए भी कीमती है। हाँ सच में विश्वास करिए, अब ऐसा नहीं कि सब लोग, सबके लिए आपकी जिंदगी कीमती है। तो पुलिस यानी देश चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, हेलमेट लगाएं, और हाँ आप सुरक्षित रहेंगे तो ये तो अच्छी बात है।
कहीं ऐसा ना हो कि बिना हेलमेट के आपका एक्सीडेंट हो और आप लड़खड़ाते हुए 10 लोगों के ऊपर और जाके गिरे, उनका भी एक्सीडेंट हो। तो अपना अनुच्छेद 21 तो नाश कर ही रहे हैं और लोगों का अनुच्छेद 21 भी सत्यानाश कर देंगे और नहीं और लोगों का जीवन भी खतरे में डाल देंगे। अनुच्छेद 21 मतलब जीवन, यह ध्यान रखिए। यह देखिए इतने डरे हुए भाई साहब हैं। भाई एक ऐसा कौन आपका दोस्त है जो इतनी सेफ्टी रखता है? हर किसी के सर्किल में एक ऐसा दोस्त होता है। इन्होंने इनका हेलमेट के चलाने का, बाइक से जा रहे थे एक्चुअली, हेलमेट नहीं पहने थे, चलान हो गया। भैया तब से हेलमेट जो है 4 व्हीलर में भी पहन रहा है सोते जागते। खैर ये तो आपके हंसी मजाक के लिए इमेज लगा दिया हूं, लेकिन इन जो है दोनों इमेज का बहुत ज्यादा मतलब है। और इसमें भी आप जो है सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं, मतलब आपका जीवन कीमती है, यह सरकार मानती है और उसकी रक्षा करती है। भले ही आपको पीट कर उसकी रक्षा करनी पड़े, डंडे मार कर रक्षा करनी पड़े, लेकिन करेगी, मानेगी नहीं, चलान करती रहेगी, 10-10 हजार 20-20 हजार चलान कर देगी। वैसे ही आदमी का हार्ट अटैक हो जाएगा। अब कौन समझाए? खैर अच्छी चीज है, ये तो हंसी मजाक के लिए बोलता हूं। अनुच्छेद 21A में समझिए, एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। जो मैं रोज बता रहा हूं, किसी दिन ये जरूर छपेगा दोस्तों, जान लीजिएगा, किसी दिन आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा ये आपको और सीबीटी के, तब आपको याद आएगी मेरी कि यह बताया गया था 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत लाया गया। और जो मैं बताता हूं मौलिक कर्तव्य जो है एक बढ़ा है, 10 से 11 हुआ है, वो भी इसी की वजह से हुआ है, यही बढ़ा है उसमें, 1/4/2010 से यह लागू है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको क्लियर करता हूं। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दोस्तों, एक बार जिस चीज को मैं आपके सामने रखूंगा एक बार पढ़िए, हमेशा याद रखिए। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टेक प्लेस? तो अब ये जब भी हुआ हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन टोटल बाबर के युद्ध जिसमें एक चंदेरी का युद्ध था 1528 वाला, यह देखिए ऑप्शन में जब होगा आपने उसको चंदेरी का युद्ध जो है टिक किया होगा कि बाबर का जो है 1528, उस तरह से आपने, या कभी अब ऑप्शन में कुछ लड़के बता रहे सर कब नहीं हुआ था या फिर किसके बीच हुआ था, मुझे पूरा तो नहीं मिला प्रश्न, मैंने अपने से जो है कब हुआ था डाल दिया। और मेरा उद्देश्य वैसे भी बहुत ये नहीं रहता कि आपको मैं प्रश्न दूं, क्योंकि जो प्रश्न आ चुके हैं उन पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं। मेरा उद्देश्य है उन प्रश्नों के माध्यम से स्टैटिक जीके आपको रटवाना, याद करवा देना, यह मेरा टारगेट है। तो बाबर के सारे युद्ध, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। भैया लगातार इतना जल्दी चलोगे तो यही हाल होगी किसी की भी। 26 में पानी पीता है, 27 में खाना खाता है, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। मतलब 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ पूछ चुका है आपका एक शिफ्ट में, 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और 1529 में घाघरा का युद्ध जो है गगर का महमूद लोदी के साथ, और 30 में मृत्यु। ये वाला दोस्तों पूछ चुका है, चंदेरी भी पूछ दिया, खानवा भी पूछ दिया। अब ये पानीपत वाला और ये मृत्यु वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल मृत्यु वाला तो शायद सबको याद होगा, लेकिन पानीपत पूछेगा जरूर, ध्यान रखिएगा। इमेज ये जो फोटो देख रहे हैं ये मैं कल भी बताया था, ये वाले आपके जो राणा सांगा साहब और बाबर ये इधर हैं, और ये युद्ध किया एक दृश्य आपके सामने है जो उसमें पेंटरों ने बनाया था, कलाकार पेंटरों ने, बिना सेल्फी और बिना एचडी कैमरा के। और यह जो है सुल्तान इब्राहिम लोदी और ये आपका मुगल एम्पायर बाबर है, और यह जो है मेदिनी राय है। इनको ध्यान रखिए। इमेजेस के माध्यम से हिस्ट्री को फील करने की कोशिश करिए दोस्तों। फिल्मी कलाकारों को तो बहुत देखते हैं आप, अपने ऐतिहासिक कलाकारों को भी कभी गूगल सर्च करके, जो इतिहास में अपना नाम रचे हैं, जिन्होंने इतिहास में असल एक्शन हीरो जो रहे हैं, उनको भी जरा देखिएगा। जो है आप जिनको मेदिनी राय साहब को जो देख रहे होंगे या राणा सांगा को देख रहे होंगे, इनके जो है कैरेक्टर को पढ़िए, असल मोटिवेशन आपको मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाडली बहना योजना कब प्रारंभ हुई थी? हाँ, बहना तो लाडली होती है, लेकिन उस बहना पे गुस्सा तब आता है जब बहना हमारी चुगली घर पे कर देती है और हमें जूते पड़ते हैं। ऐसा सबने फील किया होगा, तो इसको भी समझिए कि व्हेन वाज द लाडली बहना योजना स्टार्टेड। तो भाई देखिए, सिस्टर के लिए तो भाई बहन तो है, अच्छी है, उसके बारे में मैंने इतना बोला। खैर अगर बहनें सुन रही हो तो नाराज नहीं होंगी। लाडली बहना योजना कब प्रारंभ हुई थी? व्हेन वाज द लाडली बहना योजना स्टार्टेड? तो अब समझिए, मध्य प्रदेश के नर्मदा जयंती के अवसर पर आज जो है नर्मदा जी के पवित्र तट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हैं और कहते हैं कि प्रदेश में अब लाडली लक्ष्मी योजना थी, ऐसे में अब लाडली बहना योजना भी शुरू होगी। लक्ष्मी और बहना लाडली वाला कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चला, ध्यान रखिए, जिसमें निम्न मध्यस्थ आय वर्ग के सभी जाति पंथ वर्ग की मेरी बहनों को 1000 रुपया प्रतिमाह यानी 12,000 रुपया दिया जाएगा। भैया 1000 में तो इनका मौज हो जाएगा। हम लोग को
कुछ नहीं मिले भैया। लड़कों की दशा सबसे खराब है, इनको कोई योजना नहीं चला, ऊपर से केवल ये एक योजना है भैया, जाओ गेहूं पिसवा ले आओ, तो ये काम करवा ले आओ, पापा की डांट अलग, मम्मी की चप्पल अलग, अब बाहर से भी घर से भी टीचर भी सबसे ज्यादा बच्चों को ही डांट रहे हैं, लड़कों को ही। भाई लड़कियां तो लाडली हैं। और ये ट्वीट आपको जो है दिया हूं इनका स्क्रीन रिकॉर्ड शॉट करके, ताकि आप इसको भी देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं नर्मदा नदी जयंती पर। स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न आया हुआ था, इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों आपके लिए। अब इसमें देखिए क्या पूछ सकता है कि कितने रुपए दिए जाने हैं, यह पूछ सकता है। और लाडली बहना पूछ चुका है, तो लक्ष्मी अब पूछेगा। बहना के बाद लक्ष्मी भाई हो ही जाता है, जब बहना की शादी होती है तो लक्ष्मी बनती है। और ये जो है भाई लक्ष्मी वाला भी आपको पूछेगा, ध्यान रखिएगा। सवाल का प्रश्न मैंने कल दिया था और सवाल का प्रश्न आज भी शायद आया हुआ था, तो यह आपके सामने उसको रखा हूं। व्हाट इज द एलगी, सवाल क्या है? तो साइनोफाइटा, नीले हरे सवाल को जो इसके प्रकार हैं, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरो जो है फाइटा। कल मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं, आज पर कम समय दूंगा। यह सजीव है दोस्तों। एक सफेद सवाल का आया था, शायद अभी आगे पीडीएफ में आपको मिलेगा। और ये जो स्वपोषी होते हैं, एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी हो सकते हैं, यह सवाल का डेटा था। तो यह एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं आया था कि नहीं, लेकिन मैंने इसको लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई एग्जाम का एनालिसिस में के बाद कट ऑफ की बात आप लोग बार बार कर रहे थे, तो कट ऑफ का एक वीडियो आज आ चुका है दोस्तों। मैंने उसको जो है बनाया है, 10-12 मिनट का वीडियो है, आप इसको देख लीजिए। परीक्षा जो 18 शिफ्ट की हुई है, आप लोगों द्वारा बताया गया प्रश्न अटेम्प्ट तथा पिछली जो है कट ऑफ के हिसाब से कैसे क्या सिस्टम रहा है, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है टीसीएस का, प्रश्नों की कठिनाई के आधार पर मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया है। इसको भी आप देख लीजिएगा, आप जो है खोज करके प्लेलिस्ट में, इसी में अगल बगल आपको मिल जाएगा। 27 फरवरी 2023 के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। अनुच्छेद 23 संबंधित है मानव खरीद फरोख्त से, अनुच्छेद 23 पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद मुखौटा नृत्य जो है, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। प्रधानमंत्री दिव्यांग लोन योजना क्या है? देखिए ये जो मैं कल दिया था वहीं साथ जो है पीएम किसान वाला ये वाला आया हुआ था, इसको समझिए। दिव्यांग सर्टिफिकेट पर दोस्तों 25 लाख रुपए तक का लोन रोजगार के लिए और 15 लाख का लोन उच्च शिक्षा के लिए पूछता है। इसके बाद लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आज सिंधु सभ्यता का स्थान तो नहीं मिल पाया, शायद पूछा हो या कोई बता नहीं पाया हो, याद न रहा हो, लेकिन कल का प्रश्न है। तो लोथल जो है बंदरगाह था, गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित था। इसके बाद दोस्तों सफेद समुद्री शैवाल वाला प्रश्न जो है ये आया था दोस्तों, सफेद समुद्री शैवाल ये वाला शायद आज आया था, कमेंट करिएगा। ये और इसके बारे में कुछ स्पेशल डेटा मिला भी नहीं, बहुत नया टाइप का प्रश्न था। सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल किया था, ये मुझे समझ में आया। जो लड़कियां इसको अपना सौंदर्य प्रसाधन में बहुत महंगी शायद मिलती है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ये। तो व्हाट इज द व्हाइट सीवेड, तो शायद ये अंटार्कटिका वगैरह में पाया जाता है। एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है दोस्तों, इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं नहीं दे पा रहा हूँ। आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट करिए। बाबर ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो वह आपको कल का प्रश्न था। तो बाबर ने इन सारे युद्धों में भाग लिया था, इसको भी याद रखिएगा आप, कल का प्रश्न है। बजट किस आर्टिकल में है? तो 112 में बजट की चर्चा, बजट नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। बजट का कल का रिवीजन वाला प्रश्न आपके सामने दिया हूँ। अगला आइए, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 10 किलोग्राम के बराबर होता है। सोने की परमाणु संख्या क्या होती है? तो इधर कहीं दिया होगा आपको 79, हाँ यहाँ पर है 79 ये होती है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ज्ञात तत्व 118, धातु 91, अधातु 7। अगले प्रश्न में सैयद वंश की स्थापना में कौन सा क्रम था? जो है सैयद वंश दिल्ली का जो है चौथा क्रम था। ये जो वाला चार्ट जो आज भी लगाया था, देखिए यहीं से प्रश्न आया था, सैयद वंश पूछा हुआ था, आज उठा करके पूछ दिया कौन सा इन जो है दिल्ली प्रशासन नहीं किया। तो ये सारे जो है वंश किए, इसके अतिरिक्त जो रहा होगा नहीं किया होगा। कर्क रेखा का प्रश्न जो है ये कल का था, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गांधी चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ करते हैं? तो 1917 में। ये देखिए गांधी वाला, और यह वाला लिस्ट मैंने दिया था, और आज 7वां वाला भारत छोड़ो आंदोलन आ चुका था परीक्षा में। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेगम का नाम जो है मुमताज महल था। कल इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पहला था, एकदम टॉपर था उत्तर प्रदेश। और सबसे न्यूनतम स्थान मिजोरम का 6 लाख। और यूटी में बात करें तो दिल्ली टॉपर थी, और इधर लक्षद्वीप सबसे न्यूनतम था यूटी में। एमडीएम योजना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? बहुत बड़ी अमाउंट, 75 पैसा प्रति स्टूडेंट, 9.6% की बढ़ोतरी की गई, इसको ध्यान रखिए। संविधान के स्रोत क्या है दोस्तों, उस पर पूरा डिटेल में मैंने आपको कल बताया था, देख लीजिए इसको। अगला जो है हिमालय की नदियों का में प्रमुख दोआब कौन से हैं? विष्ट दोआब, वारी दोआब, रचना दोआब, चाच दोआब, मध्य प्रदेश दोआब। विष्ट जो है ब्यास और सतलज है, वारी जो है ब्यास और रावी है, रचना जो है रावी और झेलम है, चाच जो है चेनाब और झेलम है, मध्य दोआब जो है हरिद्वार से इलाहाबाद के बीच में है। सब डिटेल में आपके सामने है। जिन्ना की 14 सूत्री मांगे क्या थी? संघात्मक सरकार हो और शीर्ष शक्तियां प्रांतों को दी जाए, ये जिन्ना की 14 सूत्री मांगे हैं। और यह जिन्ना
अगला प्रश्न है, यस सुब्रमण्यम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉलर के गोलकीपर थे फुटबॉल के। पिछली शिफ्ट में छूटे हुए प्रश्न आज जो है ये कल का है दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आइए जो है टीसीएस का नया पैटर्न। तो नया पैटर्न दोस्तों इनका वही बना हुआ है कि स्टैटिक जीके से जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में, जीएस के अब लोग बता रहे हैं कि बड़े प्रश्न दे रहे हैं, बच्चों को प्रश्न याद नहीं रह रहे हैं दोस्तों। ये तो हम लोग बड़ी मुश्किल से इधर उधर से प्रश्न मिल रहा है कई जगहों से, लेकिन बच्चे प्रश्न याद नहीं कर पा रहे हैं परीक्षा देने के बाद। तो यह जो है कठिन सेक्शन बन जाता है। और गणित वगैरह की बात करें तो गणित में अभी भी वही हाल है कि आपको टोटल मान के चलिए कि एसआई, सीआई, रेल, पाइप, टंकी और डेटा डीआई जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सबसे प्रश्न लगातार आ रहे हैं। रीजनिंग को इजी बताया जा रहा है, हिंदी को इजी बताया जा रहा है, लेकिन उस पर रिस्क न लीजिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। जो इजी है उसको तो और ज्यादा रिवाइज करिएगा, क्योंकि वहां से आप नंबर छोड़ ना पाए। हिंदी का ग्रामर पूरा पढ़ के जाइएगा। इंग्लिश सेक्शन में अगर आप हैं इंग्लिश वाले तो इंग्लिश का ग्रामर पढ़ के जाइएगा, वहीं से प्रश्न बनेगा। वाक्य शुद्धि वगैरह आ रही है तो वाक्य शुद्धि तभी कर पाएंगे जब ग्रामर आपको पता रहेगा। यह हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के, अपने कोचिंग के अधिक से अधिक ग्रुप में हमारे क्लासेस को भेजिए दोस्तों। बड़े बड़े चैनल प्रचार प्रसार कर पाते हैं, मैं बहुत प्रचार प्रसार तो नहीं कर पाता हूं। आप ही लोग मेरी पावर है, योगी मित्र, आप लोग के अलावा मेरी कोई और पावर नहीं है। इसलिए जो है आप लोग सपोर्ट करिए स्टैंड होने में मुझे। मैं आप लोग के साथ हर परीक्षा में खड़ा रहूंगा, यह मेरा वादा है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा।